अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरी फेवरेट टाटा कौन सी है तो फिर वो है टियागो। अ स्मॉल लिटिल हैचबैक जिसकी हैंडलिंग शानदार है, राइड क्वालिटी ज़बरदस्त है। हाँ ऑफ कोर्स थोड़े से नॉइजी इंजन है बट एक लुक्रेटिव प्राइस, एक लुभावनी प्राइस पे आती है। अब वो जो नॉइजी इंजन थे वो वाली समस्या तो दूर हो गई है, उसका निवारण हो गया है क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक अवतार में आ गई है जिसमें कोई आवाज़ ही नहीं आती है। बट क्या ये एक सेंसिबल बाय आपके लिए होगी, क्योंकि प्राइस तो डेफिनेटली अगेन लुभावनी है। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट यू कैन बाय इन इंडिया। तो कितनी ये रेंज देती है और क्या ये आपके लिए सेंसिबल है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार कमागणित सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द टाटा टियागो ईवी। Alright, so we are all set to start the trip। और ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हमें बोला गया कि एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो है टाटा मोटर्स की Z कनेक्ट या Z कनेक्ट। और अगर वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह सब मिल जाएगा व्हेन यू बाय द कार। हम इन्होंने एक टेम्प्रेरी दिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर आपको चार्जिंग स्टेटस दिखा देता है। जैसे एक वो दिख रहा होगा कि 100% चार्ज है और 271 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, जो कि मतलब आई थिंक जो जिसने भी लास्ट चलाया है दे हैव ड्रिवन इट रियली वेल। और इसके साथ में आप कई सारी और चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा गेट खुला है तो ये आपको कुछ चीज़ें बता देता है। प्लस इसका मेन मकसद जो है वो है कि सबसे पास में आपके चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है वो फिगर आउट करने के लिए ये बताता है। अगर आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढना है तो यहाँ पे आप टैप करेंगे। यहाँ पे टैप करने के बाद में यू कैन सी कि चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पे आ गया। चार्जिंग स्टेशन पे आप टैप करोगे तो आपको ये मल्टीपल चार्जिंग स्टेशंस बता देगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका मकसद यही है। और ना कि सिर्फ ये टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशंस बताता है बट बाकी जितने भी हैं बेसिकली गूगल से डेटा उठाता है, जितने भी चार्जिंग स्टेशंस हैं उनके बारे में बताता है। वे ड्राइविंग इन नॉर्थ में नॉर्थ गोवा बेसिकली, और नॉर्थ गोवा में बहुत कम चार्जिंग स्टेशंस हैं बट फिर भी थोड़े बहुत चार्जिंग स्टेशंस हैं। अभी बता रहा है 100% चार्ज है, 271 किलोमीटर की रेंज है। एंड लेट्स सी रियलिस्टिकली कितना ये हमें बताता है, क्योंकि देखिए अभी 244 किलोमीटर्स हो गया है। 244 किलोमीटर इसलिए हो गया क्योंकि एसी ऑन है, तो अगर आप एसी ऑफ कर दोगे 271 किलोमीटर की रेंज आपको दिखा देता है। बट हम एसी ऑफकोर्स ऑन रखेंगे और इसके रियलिस्टिक रेंज टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो। राइट, तो अभी आपको कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे। हमारी ट्रिप जो है वो 70 किलोमीटर से ज़्यादा की हो गई है। 135 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची है। 57% बैटरी अभी तक बची हुई है। ठीक है, अब अभी ये कहानी है जब एसी ऑन है, एसी ऑफ है, सॉरी, एसी जैसे ही ऑन होगा 122 किलोमीटर की रेंज हो गई है। 70 किलोमीटर के आसपास की हम चला चुके हैं, 121 के आसपास हो गई है। तो कहने का मतलब 200 के आसपास इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर ये कर देती है देन इट विल बी ग्रेट। लेट्स सी आज जितना दिन है, जितना चला पाएँ उसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन निकलती है, क्या कॉस्टिंग आपको पड़ेगी, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी चलना शुरू करते हैं। और साथ में आपको कुछ और जो चेंजेस हैं बता दूं, जैसे कि ये आपको ब्लू एक्सेंट नज़र आ रही होगी यहाँ पे एसी वेंट के अराउंड। तो ये जो बेसिकली आपको बाहर जो ब्लू एक्सेंट देखने को नज़र आया था वो सेम ब्लू एक्सेंट आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। बाकी स्टीयरिंग व्हील में कोई चेंज नहीं किया गया है। हाँ, जो सीट्स हैं, सीट्स को लेदरिट किया गया है ऑफकोर्स, जो कि ऑफकोर्स इससे थोड़ा सा और प्रीमियमनेस देने की कोशिश करती है। हालांकि कुछ एक कमियां जो मुझे लगता है कि अभी भी रह गई है वो ये कि ऑटो डिमिंग एयरवेव नहीं आता है। विश ऐसा कोई फीचर इसमें आ जाता। अच्छी बात यह है इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील पे ही क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाता है। और
उसके अलावा वॉइस कमांड के जो फीचर्स हैं वो आप कर सकते हो, फ़ोन उठाना, काटना, ये सब चीज़ें ऑफकोर्स आपको दी गई हैं। ओवरऑल मतलब ऐसे अगर आप देखोगे तो फीचर से भरपूर है और कई सारी चीज़ें जो रीजन लेवल्स हैं, जैसे भी मैं रीजन 2 पे हूँ, रीजन का ही फ़र्क पड़ता है। ये वाले बटन है रीजन को एडजस्ट करने के। मैं रीजन 3 जब करूँगा तो रीजन 3 करते थोड़ा सा बिल्कुल मामूली इजाफा हुआ है, बट 123 किलोमीटर के आसपास का रेंज आपको 56% बैटरी बचे हुए ये दिखा रहा है। तो ये ओवरऑल है। अगर आप ये देखोगे जो कैसे कंजम्पशन हुआ है पर किलोमीटर, जो WH में काउंट करते हैं हम, तो 139 WH पर किलोमीटर हुआ है, विच आई थिंक इज़ डिसेंट कंसिडरिंग कि हमने हाईवे पे भी चलाया है, शहर में भी चलाया है। सो वी हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि जो भी चीज़ें आपको नज़र आए वो बहुत ही रियलिस्टिक हों। और शहर में जब आपको एकदम स्लो चलना पड़ता है तो वो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे रीजन ज़्यादा काम करता है। बट रीजन के बारे में आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसका रीजन ना उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगता है, जो कि अच्छी भी बात हो सकती है कई लोगों के लिए, क्योंकि जब रीजन बहुत स्ट्रांग होता है तो वो एक ऑकवर्डनेस वाली फीलिंग आती है। जब आप रीजन 3 पे भी हो, जैसे कि मैं अभी हूँ, और यूजली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स के अंदर या फिर जो प्रॉपर ईवीज होती हैं लाइक दिस वन, उनके अंदर रीजन का रोल ये होता है कि आपका जो बैटरी है वो थोड़ा बहुत उसमें थोड़ी सी चार्ज हो जाती है बेसिकली, कि जैसे आप ब्रेक करोगे या डी एक्सेलरेट करोगे तो उस टाइम पर आपकी बैटरी वापस से चार्ज होने लग जाती है। और उसके साथ में एक और चीज़ आपको मिलती है कि ब्रेकिंग जो है मतलब वो ऑफकोर्स दैट्स नॉट योर मैकेनिकल ब्रेकिंग, बट ब्रेकिंग आपको मिलती है, तो वो ब्रेकिंग भी आपको मिलने लग जाती है। बट यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि मैं अपना पाँव हटाऊंगा तो ब्रेक तो करता ही है ऑफकोर्स, बट आप कोई और ईवीज देखोगे तो उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, जिसकी वजह से बैटरीज भी शायद से ज़्यादा जल्दी फिलअप हो जाती है। मतलब कंपैरेटिवली अगर आप इससे कंपेयर करोगे बाकी जो ईवीज हैं उनमें आपको रीजन की मदद से एक्चुअली ठीक ठाक सिग्निफिकेंट नंबर मिल जाता है। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ खास आपको मिलने वाला है। अगर 1% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होने का एक फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये कि आपको प्रॉपर ईवीज जब आप चलाते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि आपने पाँव हटाया और एकदम से कोई और आदमी आपकी जगह ब्रेक लगा रहा है, तो वो वाली फीलिंग नहीं आती है यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं होने से, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही रेगुलर कार लाइक फील है। वेदर इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग यू डिसाइड, आपको जैसा भी लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्ट्रांग रीजन ना होने से इट फील्स लाइक एनी अदर कार, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अब जिस कार की खास बातें हैं, हैंडलिंग इसका बहुत ही शानदार है। मतलब अभी तो ऑफकोर्स हम हाईवे पे हैं, आई कांट शो यू मच, बट हम मॉर्निंग से चला रहे हैं और घाट सेक्शन में जो हमने चलाया इसे, आप क्विक लेन चेंज करना चाह रहे हो या घाट सेक्शन में एकदम even if you're doing some decent speeds, it holds on to it. Even if you're doing some decent speeds, तो आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको इस गाड़ी में नज़र आती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट आपको फील होता है। उसके अलावा राइड क्वालिटी जो है वो फिनोमिनल टियागो की भी जनरली थी और इसकी भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ बैटरी पैक बिछाया गया जो जिसका वेट अच्छा खासा होता है। बट उसके बाद भी जब आप देखोगे तो बहुत अच्छा मुझे इसमें राइड क्वालिटी नज़र आया शहरों के हिसाब से। इनफैक्ट कई जगह पे मैंने ब्रेक ही नहीं करा, जो गोवा के जो थोड़े बहुत एंडुलेशंस आ रहे थे वहाँ पे मैंने ब्रेक ही नहीं किया। उसके बाद भी इट फेल्ट वेरी वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट। इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी, इतना बढ़िया बैलेंस। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सिर्फ टियागो में जो मुझे दिक्कत लगती थी वो इसके नॉइजी इंजन से, विच इज इन द केस राइट नाउ हियर। और ओवरऑल प्रोग्रेशन, जो पावर का प्रोग्रेशन भी है, मैंने फर्स्ट जनरेशन जब नेक्सॉन चलाई थी तो मुझे कई शिकायतें उसके साथ में थी कि व्हील स्पिन ना बहुत ही ईजिली हो जाता था, स्पेशली जब आप इवन इफ आप जब किसी ट्रैफिक सिग्नल पे हो, अपनी गाड़ी रोकी है और एकदम से जब वापस से एक्सेलरेट करोगे, जो कि यूजुअली ईवीज़ में होता है कि उनमें कैपेबिलिटी होती है व्हील स्पिन होने की, बट उसको कंट्रोल किया जाता है। तो वो फर्स्ट जनरेशन, मतलब आप बोल सकते हो एकदम इनिशियल लॉट जो था जो हमने चलाई थी उसमें शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। लेटर ऑन दे फिक्स्ड इट, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब चीज़ें उसमें आ गई थी। यहाँ पे वो चीज़ फील नहीं हो रही है। इट फील्स लाइक अ वेरी रेगुलर कार, जो कि इसके फेवर में मेरे हिसाब से जाना चाहिए। मतलब जब अगर आप अपनी पहली गाड़ी भी देख रहे हो, अगर आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो, दिस विल बी वन ऑफ द ईजीएस्ट कार्स टू ड्राइव, स्पेशली आप पेट्रोल या डीजल से एकदम से इसमें आओगे। टॉर्क की अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी है। आई एम नॉट गोइंग टू से इट इज़ द फास्टेस्ट, बट इट इज़ फास्ट इनफ। इफ यू वांट टू हैव लिटिल बिट ऑफ फन यू कैन डू दैट एज वेल। It's got the handling, it's got the optimum ride quality, and I think overall काफ़ी सॉर्टेड ओवरऑल अभी नज़र आई है। अभी देखोगे आप 77 किलोमीटर के आसपास हमने चला ली, 76.7 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, और 117 किलोमीटर की रेंज मुझे दिखा रहा है। तो आई थिंक जितना मैंने सोचा था उतनी तो ये दे रही है, और अगर ये 200 किलोमीटर दे देती है, जो कि हमें एंड में पता पड़ेगा, देन आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट बाय।
137 वाट आवर पर किलोमीटर, ये आप ओवरऑल कंजम्पशन बोल सकते हो, या जो जिस भी तरीके से इसने मतलब हमारे एक्सेलरेशन रही है, ओवरऑल जो हमारा रहा है। तो ये कुछ फिगर्स अभी तक नज़र आ रहे हैं। तो अब अंत कर लेते हैं कि क्या हमारे फाइनल रिजल्ट्स रहे। 128 किलोमीटर्स का ट्रिप, 34 किलोमीटर्स की रेंज अभी बची हुई है और 22% इसकी बैटरी बची है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। While the drive was mostly trouble-free, we encountered a weird software-related issue towards the end of our drive. एक weird चीज़ आपको अभी नज़र आएगी। हमने ऑलमोस्ट अपना ड्राइव जो है वो ख़त्म कर दिया है, 22% पे बैटरी बची हुई है। मैं चेंज कर रहा हूँ इसका गियर, हो ही नहीं रहा है। मैंने ब्रेक पूरे दबाए हुए हैं, आपको ब्रेक दबा के आप देखोगे, ब्रेक दबा के और फिर आपको ड्राइव में लेकर आना है, ड्राइव में डालना है, बट ड्राइव में जा नहीं रहा है। ये बोल रहा है द गियर शिफ्ट डिनाइड, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू, बट ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। अभी तक कोई इशू मेरे को फेस नहीं हुआ, बट यहाँ पे वो थोड़ा बहुत इशू मेरे को नज़र आया। एक बार वापस ट्राई करते हैं, इनफैक्ट गाड़ी बंद करते हैं फिर ट्राई करते हैं। गाड़ी बंद कर दी है, एक बार मिमिक करते हैं कि हमने बंद किया, लॉक कर दिया, अनलॉक किया, गेट खोला, वापस बंद किया, स्टार्ट करते हैं। नो 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 नो, इट्स वर्किंग नाउ। तो इफ इन केस आपके साथ ऐसा कुछ हो तो गाड़ी रीस्टार्ट कर लीजिए। वो पुराना सिस्टम होता है ना, कोई भी चीज़ को ट्रबल शूट करने के लिए रीस्टार्ट मार लो, आई थिंक वही वाला सिस्टम है। Now that we have shown you everything related to Tiago EV's actual range and performance, थोड़े बहुत एक्सटीरियर चेंजेस की भी बात कर लेते हैं। तो भैया डिज़ाइन वाइज कोई चेंज नहीं किया गया है। ऑफकोर्स वो ब्लू एक्सेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे, थोड़ा बहुत लोअर ग्रिल में चेंज किया गया है बिकॉज इट इज़ एन ईवी। और आप ये ना भूल जाए या कोई और ना भूल जाए कि आपके पास में ईवी है तो ईवी यहाँ लिखा गया है, ईवी साइड में लिखा गया है, टियागो ईवी पीछे लिखा गया है, तो ईवी ही ईवी किया गया है। वैसे ग्रीन नंबर प्लेट से भी पता पड़ जाता है, ये टेम्पररी प्लेट ऑफ कोर्स जिस पर हम चला रहे हैं अभी। तो डिज़ाइन वाइज कोई चेंज नहीं है, डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं है, इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो भी एक्जैक्टली सेम है। जो चीज़ कम हुई है वो है इसका बूट स्पेस। और वो क्यों कम हुआ है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट सॉर्ट ऑफ बैटरी सेटअप दिया है, जिसमें जो पीछे वाली सीट होती है उसके नीचे और यहाँ पे उसको दो भागों में स्प्लिट किया है। और उस वजह से इसका जो बूट स्पेस है वो भी कम हुआ है, 200 लीटर के आसपास है, 195 to 100 लीटर्स। इनफैक्ट जो स्पेयर टायर मिलता है, जो स्टेपनी जिसको हम बोलते हैं, वो अब आपको नहीं मिलेगा। उसकी जगह इन्होंने एक जो सोल्यूशन दिया है वो ये है कि पंचर रिपेयर किट अब आपको मिल जाएगी, बट स्पेयर व्हील की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता, तो वो नहीं मिलेगा। बट आई थिंक वो करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं पे तो कॉस्ट कटिंग आपको करनी ही पड़ती है। तो ये कुछ है। बूट अभी भी ऐसा नहीं है कि सामान नहीं आएगा, काफ़ी स्क्वायर सा है, ठीक ठाक सामान आपके लिए आ जाएगा। अच्छी बात ये है कि रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पर भी, ऑफ फ्रंट जो डोर हैंडल्स हैं उनमें भी। और एक और चीज़ जो आपको अलग नज़र आएगी वो है टायर्स। लो रेजिस्टेंट टायर्स हैं, ट्रेड पैटर्न इसका अलग है, और कंपाउंड मतलब बेसिकली जो है वो इसका अलग है, जिससे कि इसे लो रेजिस्टेंट बनाया जा सके। और लो रेजिस्टेंट टायर्स का मतलब ये होता है कि आपको अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो थोड़े लो रेजिस्टेंट टायर्स देने पड़ते हैं, जो कि ईवीज़ के साथ में हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं। एलॉय व्हील्स नहीं है, ये व्हील कैप है। थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर होता तो मज़ा आ जाता। ये जो माला मेरे हाथ में है ये है इसका चार्जर, बट चार्जर, चार्जिंग ऑप्शंस और कितना टाइम लगेगा उस पर आने से पहले आपको बता दूं कि मेरे को मोटे मोटे तौर पर 170 किलोमीटर के आसपास की इसने रेंज दी है, जिस कंडीशन में मैंने चलाया है। सो इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 170 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर। तो आपकी वो वाली क्वेश्चन तो आई थिंक सॉल्व हो गई होगी। अगर 200 किलोमीटर आपकी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से ऑफर कर देता है, देन आई थिंक इट्स अ सेंसिबल ऑप्शन। बट 170 मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत ज़्यादा ऐसा पुश करके नहीं चलाया है, तो मुझे भी लगभग 190-200 किलोमीटर तो देना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं मिला है। अब आते हैं चार्जिंग पे। तो ये जो है ये फ्री में मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। 3.2 किलोवाट का चार्जर है, 15 एम्पियर जो आपका प्लग होता है उसमें लगाओगे तो सिंपली 10 to 80% करने में लगभग आई थिंक 10 से 11 घंटा लेना चाहिए। कंपनी आई थिंक बोलती है 9 घंटे के आसपास, पर पूरा चार्ज करने में लगभग 10 से 11 घंटे या 12 घंटा आपको ईजिली लग जाएगा। फिर आपके पास में एक और ऑप्शन है, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, 7.2 किलोवाट का एसी फास्ट चार्जर लीजिए। एसी फास्ट चार्जर आप घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो। उसे चार्ज करने में 10 to 80% अगेन 3 से 4 घंटे के बीच में लगेगा, फुल चार्ज करने में 5.5 घंटे।
और एक डीसी फास्ट चार्जर है जो कि यूजुअली रेकमेंड नहीं करते हैं। आप इलेक्ट्रिक कार जब भी चलाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एसी फास्ट चार्जर से ही चार्ज करें, पर अगर आप डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे, कभी इफ़ इन केस अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, तो उससे 0 to 80% करने में लेस देन एन आवर लगता है। फुल चार्ज करने में मुझे लगता है कि ईजिली पौने 2 घंटे लग जाएंगे। That's it people on the Tata Tiago EV, टाटा की सबसे अफोर्डेबल EV और मेरे हिसाब से काफ़ी सेंसिबल भी है, बस रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। एंड आई होप आपके सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल अभी भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका जल्दी से जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।